Hello students, welcome back to my channel. In this video lecture, we will be covering the previous topic, the procedure to be followed after receiving a complaint. मजिस्ट्रेट किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कंप्लेंट रिसीव करने के बाद। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है किसी नोन या अननोन पर्सन के अगेंस्ट कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ऐसा। उसके बाद हमने ये समझा था सेक्शन 200 में कि अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो मजिस्ट्रेट पहले विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हमने समझा था कि कोई अगर मजिस्ट्रेट, सेक्शन 201 में हमने समझा था कि कोई मजिस्ट्रेट अगर वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेंगे कि आप कौन सी प्रॉपर कोर्ट में जाएं, आप प्रॉपर कोर्ट में जाएं, ऐसा। एंड ये भी समझा था कि वो अक्यूज्ड को रिलीज नहीं कर सकते, एक्विटल नहीं कर सकते अक्यूज का ओनली इस ग्राउंड पे कि वो गलत जुरिस्डिक्शन में उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करी है। अब हम जंप करते हैं सेक्शन 202 पर। प्रीवियस वीडियो का मैंने एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। 202 में ये बताया गया है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी मजिस्ट्रेट को कोई केस मेक ओवर किया गया है सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग, इन डिटेल समझ लेते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 192 में अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को केस मेक ओवर किया था, कंप्लेंट जो आई थी वो मेक ओवर करी थी। तो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 में क्या करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि अक्यूज्ड उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर रिसाइड करते हैं तो वो केस को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी भी ले सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस केस की मुझे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। पर जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो केस को पोस्टपोन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोस्टपोन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। अब उन्हें सच और झूठ का पता करना है कि केस में क्या है, कुछ क्लैरिटी लानी है। तो ट्रुथफुलनेस और उसकी फॉल्सहुडनेस अगर मजिस्ट्रेट को पता करनी है तो वो ये तीनों एक्शंस ले सकते हैं। पर वो इन्वेस्टिगेशन तब तक ऑर्डर नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे किसी पुलिस ऑफिसर को, जब उन्हें लगता है ये केस एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ही ट्राइड होगा। तो वो इस केस को लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे, ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है। और उसके बाद या तो फिर उन्हें ये लगता है कि जो विटनेसेस हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्हें हमने ओथ पे एग्जामिन नहीं किया। जैसे कि सेक्शन 200 में बताते हैं कि हमें कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना ऑन ओथ। तो अगर उन्होंने नहीं किया एग्जामिन ऑन ओथ तो भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब हम सेक्शन 203 डिस्कस करेंगे विच टॉक्स अबाउट डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई है और उन्होंने विटनेसेस और कंप्लेनेंट को ओथ पे एग्जामिन कर लिया है, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि फर्दर प्रोसीडिंग लेने का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं। और वो केस को जिस कंप्लेंट को वो डिसमिस कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का रीज़न भी लिखेंगे कि किस बेस पर मैंने इस केस को डिसमिस किया है। नेक्स्ट बात हम ये समझेंगे कि सेक्शन 203 में कंप्लेंट को डिसमिस करने के बाद रीजंस क्यों रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। रीजंस इसलिए रिकॉर्ड करना है कि फर्दर अगर ये जो कंप्लेंट है अगर ये हायर कोर्ट में जाती है तो हायर कोर्ट को ये समझने में आसानी
आसानी हो कि इस कंप्लेंट को पहले क्यों डिसमिस किया गया था। और हम एक केस लॉ भी डिस्कस करेंगे विच इज प्रोवाइडेड इन द बुक, मनमोहन मल्होत्रा वर्सेस अब्दुल सेलम, 1994 का केस है। उसमें ये भी बताया गया है कि रीजंस इसलिए भी रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि किसी मजिस्ट्रेट ने आर्बिटरीली किसी कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया हो, इसलिए रीजंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और नेक्स्ट केस में ये बताया गया है अगर कोई मजिस्ट्रेट, इस केस में अनंता वर्सेस बिपिन बिहारी, इस केस में ये बताया गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट बिना रीजंस रिकॉर्ड करे केस को डिसमिस कर लेता है तो ये चीज इलीगल है। अब सपोज सेक्शन 203 में कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया गया तो सेक्शन 204 में प्रोसेस इशू हो जाएगी। जैसे हम कॉग्निजेंस की बात कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, इसका मतलब होता है या वो डिसमिस कर रहे हैं या वो उस केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को हम कॉग्निजेंस बोलते हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट ने 203 में कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया है तो 204 में उन्हें लगता है इस कंप्लेंट में कोई दम है, प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो अक्यूज्ड को कंप्लेनेंट को जो हमने एग्जामिन किया उसके बाद वो क्या करेंगे, अगर समन केस है तो अक्यूज को समन भेजेंगे, वारंट केस है तो अक्यूज को समन भी भेज सकते हैं, वारंट भी भेज सकते हैं। वो मजिस्ट्रेट को जैसा सही लगता है वो वैसा करेंगे। फिर अगर और इसमें ये लिखा है सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि नो समन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज अंडर सबसेक्शन 1 अंटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड, कि अगर जब तक हमने विटनेसेस की लिस्ट नहीं बना दी है किनको प्रोसिक्यूट करेंगे तब तक कोई समन नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि कोई भी प्रोसीडिंग अगर इंस्टीट्यूट हो चुकी है अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, हाँ अगर हम कोई भी समन भेज रहे हैं या वारंट भेज रहे हैं, वो कंप्लेंट के बेसिस पे अगर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है तो कंप्लेंट की एक कॉपी उस समन या वारंट के साथ अटैच्ड होगी। व्हेन बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी, अगर कोर्ट की कोई प्रोसेस फी भी रही हुई है तो कोई समन नहीं भेजा जाएगा, कोई समन या कोई वारंट, कोई भी प्रोसेस इंस्टीट्यूट नहीं होगी जब तक कोई प्रोसेस फी अगर पे करनी है और वो पे नहीं करी गई है तो जब तक कोई समन वारंट नहीं जाएगा कोई प्रोसेस इंस्टीट्यूट नहीं होगी।